हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर राजेश प्रधान और आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जीएसईबी का स्टैंडर्ड 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 है। मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th में है या तो 11th 12th कॉमर्स में है, प्लस जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी का अभी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे इकोनॉमिक्स के बारे में, ये पूरा लेक्चर उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और कॉन्सेप्चुअल रहेगा। और मैंने बहुत सारे इमेजेस ऐसे लिए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ इसमें बने रहिए अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास को एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो। एंड यस, दिस इज मी। एंड जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ये फेसबुक एंड ट्विटर हैंडल के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, तो बच्चों, आर्थिक विकास में हम लोग क्या क्या देखने वाले इस चैप्टर के अंदर मैंने एक बढ़िया सा आपके लिए माइंड मैप ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत सवाल बनते हैं। तो विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण हम देखेंगे। आपको पता है विकसित देश है, विकासशील देश, अल्प विकसित देश है, तो ये मतलब अविकसित देश है। तो ये विकासशील अर्थतंत्र के क्या लक्षण है, इसमें हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रवृत्तियां, जो कि आर्थिक प्रवृत्तियां और अनार्थिक प्रवृत्तियां में मतलब क्लासिफाइड है। फिर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थतंत्र के ढांचा जो है, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे जो उत्पादन के साधन है, मतलब जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजन, जो 4M कहते हैं, राइट। जो जैसे कि जमीन है, मटेरियल हम ले सकते हैं, पूंजी मनी, देन श्रम मैन, एंड नियोजन मैनेजमेंट। तो हम ये 4M का यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे जो हमारे पास साधन है, चाहे वो मानव संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन, उनका बंटवारा के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, ये हम स्टडी करेंगे। फिर उनके बंटवारे के पद्धतियाँ कौन कौन से, जैसे कि बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति। बाजार पद्धति को कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, समाजवादी पद्धति को सोशलिज्म, और ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसको मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्र अर्थतंत्र कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे चीज़ों को हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे विथ कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके, सो लेट्स सेट गो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो इमेजेस हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहला इमेज हम देख सकते हैं जो डोमिनोज पिज्ज़ा का दिख रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे देखिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अंदर माँ बेटी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अपने फूड को, पिज्ज़ा को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे देखो और भी लोग बैठे हुए, लेकिन आप देख सकते हो कि यही एक बाहर एक बच्चा कैसे, मतलब बिना शर्ट के एंड पिज्ज़ा के लिए कैसे वो वेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही इमेज में दो अलग अलग दुनिया दिख रही है। और यहाँ पे साइड में आप देखिए बच्चों इमेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हाई राइज बिल्डिंग्स है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, राइट। एकदम बहुमंजिली बहुत सारी इमारतें। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे अगर देखने जाए तो इतने सारे इमारत यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे घर दिख रहे हैं जिनमें जो पार्टीशन या तो ये, मतलब देखिए यहाँ पे एक में भी स्लैब नहीं है, तो ऐसे घर दिख रहे हैं, राइट। तो एक ही इमेज में हमें जमीन आसमान का बहुत अंतर दिख रहा है। तो आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति किस तरह उत्पन्न हुई और इस परिस्थिति से हम बाहर कैसे निकले। और मैं बता दूं कि हमारे जो विश्व में या हमारे देश की बात भी कर लो तो कुछ लोग ही ऐसा है जिनके पास बहुत सारे सुख समृद्धि से उनका जीवन भरा हुआ है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सभी जो सुख समृद्धि है उनके लिए खाली एक कल्पना जैसे ही वो भरा हुआ है। उनको तो अपना जीवन के जो आवश्यक चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा एंड मकान है, वो भी उनके नसीब में सही से नहीं है। तो हम देखेंगे कि चलो भाई इस परिस्थिति क्यों, कैसे उत्पन्न हुई और उससे हम बाहर कैसे निकले, ये सभी स्टडी हम ये करेंगे। और ये सभी स्टडी ही आपके आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है, राइट। हाँ, तो बच्चों देखते हैं कि ये सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो नेशनल इनकम मतलब बच्चों क्या है, देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब देश में जितने भी जनसंख्या, जो जितने भी लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कमा रहे, राइट। कोई 5,000 तो कोई 10,000, कोई 20,000, कुछ 1 लाख या तो कुछ लोग करोड़। तो सब लोगों की कुछ ना कुछ इनकम है। तो सभी के इनकम को अगर हम जोड़ दें तो हम उसके कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो बच्चों और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय फाइंड करने में उनके साथ और भी कुछ टर्म्स जुड़े होते हैं, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है।
और ज़्यादातर ये कॉमनली हम इसको इस टर्म को यूज करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो अभी देखते हैं कि मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय आय सभी लोगों का इनकम का जोड़ यानी सम। तो अभी देखते हैं दूसरा टर्म प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो अगर हम देश के राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजन कर दे तो हमें मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। जैसे कि आपके घर में मान लो कि 5 जन हैं, उसमें से 2 जन कमा रहे हैं, राइट। उसमें मान लो कि एक जन 10,000 कमा रहा है और एक जन 5,000 कमा रहा है, तो टोटल 15,000 हुआ। 15,000 डिवाइड बाय 5 जन है तो आपकी प्रति व्यक्ति आय 3,000 रुपये की हो गई। तो ऐसे हम प्रति व्यक्ति आय फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय मतलब पूरा राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय जो आपका जनसंख्या है, पूरा देश का जनसंख्या है, वो हमें जो भी मिलेगा इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं आर्थिक विकास हमारा नेक्स्ट टर्म है। आर्थिक विकास अर्थात क्या? तो बच्चों आर्थिक विकास और यहाँ पे हम देखेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच में क्या अंतर है, हम इसके ओर आ रहे हैं। तो बच्चों आर्थिक विकास में क्या क्या है, 3 पॉइंट्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट। देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना चाहिए, देश की प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट ही राष्ट्रीय आर्थिक विकास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, राइट। और ये जीवन स्तर का मतलब क्या है बच्चों? जीवन स्तर मतलब आपके लोगों को अच्छा अनाज मिले, राइट। अनाज में भी पोषक तत्व वाले होने चाहिए खाद्य, अच्छे कपड़ा वस्त्र मिले, शिक्षा जिसमें साक्षरता दर हमारा ऊंचा होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छा वाहन व्यवहार की सुविधा मिले, अच्छा आवास रहने की सुविधा मिले। अगर ये सब चीज़ें मतलब अच्छा हो सभी लोगों के लिए तो हम कहेंगे कि लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ है, राइट। तो ये मेन चीज़ है आर्थिक विकास का। ओके बच्चों, तो अभी हम समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में क्या अंतर है। तो बच्चों ये जो पहला 2 पॉइंट है वो सिर्फ ये 2 पॉइंट ही अगर होंगे तो ये आर्थिक वृद्धि को बताता है, राइट, कि ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। जैसे कि आय मतलब मनी, सिर्फ पैसा के साथ डील करता है ये 2 पॉइंट, मतलब पहले 2 पॉइंट होता है आर्थिक वृद्धि के लिए, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है ये मेन पॉइंट होता है आर्थिक विकास के लिए। तो हमें आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास समझना हो तो पहले 2 पॉइंट को आप आर्थिक वृद्धि समझिए, और लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मेन पॉइंट, ये आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है। मतलब बच्चों देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि 2 पर्सन है, पहला पर्सन, दोनों लोग जो है पर्सन 1 एंड पर्सन 2 दोनों की इनकम 10-10 हज़ार रुपये है, ओके। और पहला पर्सन मान लो कि वो 10,000 में से वो क्या करता है, पहला पर्सन की बहुत सारा आलतू फालतू खर्चे करता है, दारू वगैरह पीता है और अपने बच्चों को एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं देता है, राइट। और जबकि दूसरा जो व्यक्ति है वो भी 10,000 कमा रहा है, लेकिन उसमें से वो कुछ सेविंग भी कर रहा है, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी उसमें से दे रहा है, ओके। तो हम कह सकेंगे कि मान लो कि थोड़े टाइम के बाद 10,000 की दोनों की सैलरी 20,000 होगी दोनों की, राइट। लेकिन पहले वाला जो व्यक्ति है आय में उसकी वृद्धि होने के बावजूद भी वो कुछ सेविंग नहीं कर रहा है और आलतू फालतू खर्चे कर रहा है, जबकि दूसरा वाला व्यक्ति अपने बच्चों की एजुकेशन, उनको अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य ये सभी देने में और सेविंग भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहला पर्सन का आर्थिक, दोनों के देखो आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन दूसरे पर्सन जो है उसका आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन पहले व्यक्ति का नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसे अच्छा अनाज, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सभी उसने सुविधा उसने प्राप्त किया। तो बच्चों ये जो होता है ये पहले 2 पॉइंट मतलब सिर्फ आय मतलब पैसा, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये जो 2 पॉइंट्स है वो आर्थिक वृद्धि दर्शा रहे, जबकि तीसरा वाला मेन इंपोर्टेंट है जो जीवन स्तर के साथ डील करता है वो आपका होता है आर्थिक विकास। ओके। तो डियर बच्चों हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो आर्थिक वृद्धि हो रहा है मतलब यहाँ पे जो खाली पैसे में वृद्धि हो रहा है वो सिर्फ एक मात्रा है बच्चों। मतलब ये पहला पर्सन का जैसा मात्रा में पैसों में वृद्धि तो हो रहा था, राइट, तो सिर्फ मात्रात्मक है, जबकि आर्थिक विकास है जो ये गुणात्मक परिणाम है। मतलब ये इसके साथ डील कर रहा है कि बच्चों को कपड़ा, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य कैसे मिल रहा है, राइट। तो ये वृद्धि जो होता है आर्थिक वृद्धि ये मात्रात्मक है, क्वांटिटी है, और ये आर्थिक विकास है क्वालिटी को दर्शाता है। आपको बच्चों क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर तो पता ही होगा। जैसे कि आपके पास 5 kg दाल है, मतलब 10 kg दाल है, 20 kg दाल है, ये क्वांटिटी हुआ दाल का।
क्वालिटी मतलब उसके टेस्ट कैसा है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, ये गुणात्मक बताता है, राइट। जैसे कि जो दूसरा पर्सन था उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके बच्चे वेल एजुकेटेड बनेंगे आगे जाके और अभी भी अच्छे एजुकेशन और स्वास्थ्य, कपड़ा, अनाज ये सब प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लाइफ में क्वालिटी है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्थिक विकास है क्वालिटी के साथ डील करता है। और मैं जैसे बता दूं, ये आर्थिक वृद्धि जो साधन है, मतलब पैसा कमाना सिर्फ एक साधन है, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो साध्य है क्या है, उसके बच्चों का अच्छा एजुकेशन, स्वास्थ्य, कपड़ा, ये सब, राइट। और मैंने जैसे कि ये एग्जांपल से ही बता दिया कि जो आर्थिक वृद्धि देखो हो रहा था ना दोनों का, राइट, पैसे में तो वृद्धि हो रहा था, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि उसका विकास हो रहा है। लेकिन जबकि आर्थिक विकास हो रहा है, इसका मतलब उसको अच्छे अनाज, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य मिल रहा है, मतलब उसके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये विकास का गारंटी आपको दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आर्थिक वृद्धि सिर्फ ये 2 पॉइंट पैसे के साथ ही डील करता है, राइट। तो इसको हम मापने के लिए भी क्या, हम जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय का यूज करते हैं, जबकि आर्थिक विकास को मापने के लिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ऊर्जा, ये सब चीज़ों का मापन करते हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चों आप यहाँ पे इस साइड एक इमेज दिया है, इससे भी आप जान सकते हो कि आर्थिक समृद्धि का जो सोच है वो छोटा सोच है और आर्थिक विकास का सोच बड़ा है। आर्थिक समृद्धि जो है या आर्थिक वृद्धि सिर्फ कुछ इकाई के लिए, मतलब कोई कंपनी के लिए या कुछ लोगों के जो आर्थिक वृद्धि हो रही है उसी के साथ ही उसको ही वो मापता है, कुछ लोगों को ही माप सकता है। जबकि आर्थिक विकास से पूरे देश को हम लोग जानना हो कि बहुत सारी जनसंख्या पूरे देश का, कि उनकी विकास हो रहा है कि नहीं, सत्य में वास्तव विकास हो रहा है कि नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम उनके जीवन स्तर से पता लगाएंगे कि उन लोगों की साक्षरता दर क्या है, उनकी गरीबी कैसे, गरीबी, उनको बेरोजगारी कितना कैसा प्रतिशत है, उनको शिक्षा कैसा, साक्षरता दर क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो एक बड़ी सोच है वो है आर्थिक विकास। तो ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ये डील करता है, और जो ये जो है छोटा सोच है, राइट, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ही ये आप देखते हो कि इनकम में वृद्धि हो रहा है। तो ये अभी डिफरेंस है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में, जो हम आगे भी समझना चाहेंगे। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर हम 3 यहाँ पे पहलू लेंगे। तो विकास की प्रक्रिया के आधार पर, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो गुणात्मक होता है, आर्थिक विकास क्वालिटी वाला होता है, और यहाँ पे ये आर्थिक वृद्धि परिणात्मक होता है। मैंने यहाँ पे जो ब्लू इंक है उसको आर्थिक विकास के लिए यूज़ किया है, एंड रेड इंक है वो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि के लिए यूज़ किया है। ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया, ये गुणात्मक है और ये परिणात्मक है। और देखो कोई भी देश पहले चाहता है कि अपना जो बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें ले, मतलब ये सब चीज़ें अगर सभी लोगों को मिलेगा तो उसका आर्थिक विकास होगा, इसलिए इसको हम प्रथम अवस्था मानते हैं। एक बार आप सब ये चीज़ें हासिल कर ले, आपके लोगों की जीवन अवस्था में सुधार आ जाए, बाद में हम लोग आर्थिक वृद्धि करते रहेंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बाद की अवस्था। और आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको आर्थिक विकास मतलब क्वालिटी याद रखना है और आर्थिक वृद्धि मतलब क्वांटिटी याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट है अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। तो हम इसको अगेन एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो उस 1 एकड़ ज़मीन में अगर आप सपोज वहाँ पे आपने गेहूँ उगाया है, तो अभी गेहूँ या तो कोई चीज़ ऐसा उगाया है, राइट, राइस या गेहूँ, ओके। तो अभी वहाँ पे आपने कुछ ऐसा, वही 1 एकड़ ज़मीन में कुछ ऐसा नए बीज का संशोधन किया, इसलिए आपके बीज मतलब क्वालिटी में इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि आपने संशोधन किया है। तो अभी उसको आप उगा रहे हो नए बीज का संशोधन के बाद, तो आपका ज़्यादा उत्पादन हुआ गेहूं का, राइट। तो वहाँ पे एक ही एकड़ ज़मीन में आपने बहुत उत्पादन किया पहले की तुलना में, तो यहाँ पे आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके किया, तो उसको हम बोलेंगे आर्थिक विकास। दूसरी ओर अगर आप 1 एकड़ ज़मीन की जगह पे 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ में अगर आप प्रोडक्शन अपना कर रहे हैं, गेहूं का उगा रहे, तो हम उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि। देखिए आप समझे, वही हुआ क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात। पहले में आप वही 1 एकड़ ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन कर रहे, कुछ संशोधन करके, मतलब आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके आपने उत्पादन बढ़ाया। जो दूसरी बात है वो है क्या, आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया आपके ज़मीन का, राइट। तो ये होता है डिफरेंस अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। तीसरा, विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में। बच्चों विकसित देश है, जो देश विकसित है उनका ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है ना, उनकी जो बेसिक जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान और साक्षरता, ये शिक्षा और आवास उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो अभी उन लोग ज़्यादा कमाने के चक्कर में है,
राइट। तो उनकी वहाँ पे जो भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी उसको हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। लेकिन जो विकासशील देश है, भारत जैसे देश है, तो वो पहले कोशिश है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को पहले अच्छा रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये सब मुहैया कराए। तो इसीलिए वहाँ पे जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी उसे हम कहेंगे आर्थिक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि जो भी हम लोग प्रवृत्तियाँ करते हैं हम उनको या तो आर्थिक या अनार्थिक प्रवृत्तियाँ में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन आर्थिक प्रवृत्ति में हम आगे ये देखने वाले हैं भारतीय अर्थतंत्र के ढांचा। तो यहाँ पे देखते हैं आर्थिक प्रवृत्ति, जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रवृत्ति। अब जो भी प्रवृत्ति कुछ कमाने के लिए या खर्च करने के लिए कर रहे हैं उसे हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, शिक्षक आदि जो भी प्रवृत्ति करते, देखो या तो ये कुछ कमा रहे या तो खर्च कर रहे, तो ये सभी प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति। अनार्थिक प्रवृत्ति मतलब ऐसे प्रवृत्ति जिनका उद्देश्य कुछ आय प्राप्ति या खर्च करने का नहीं होता है, राइट। जैसे कि माता अपने बालक की देखभाल करे, तो माता अपने बालक का देखभाल करने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि ला 50 रुपया मांगे, ऐसा कभी हुआ है नहीं, राइट। व्यक्ति हम समाज सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यदि ये सभी अनार्थिक प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य से कुछ आय प्राप्त करना या खर्च करना नहीं होता है। तो बच्चों अभी देखते हैं जो भी हमारे आर्थिक प्रवृत्ति हम करते हैं वो जो भारत का अर्थतंत्र है पूरा, उसके ढांचा में मेन सेक्टर्स क्या है भारत के इकोनॉमी में, तो 3 ये है, प्राथमिक, माध्यमिक और सेवा क्षेत्र। तो बच्चों मैं आपको बता दूं जितने भी लोग इस संसार में काम कर रहे हैं, जो भी आर्थिक प्रवृत्तियां कर रहे हैं, ये सभी इन कोई भी जो व्यक्ति होता है इन तीनों क्षेत्र में से ही एक क्षेत्र में कार्य करता है, राइट। तो देखते हैं पहला प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इस विभाग में जो भी कृषि या कृषि के साथ जो भी संलग्न प्रवृत्तियां हैं, जैसे कृषि के साथ साथ आप जैसे पशुपालन लोग करते, पशु संवर्धन, मत्स्य उद्योग, मुर्गी बतख पालन, जंगल, कच्ची धातु जो होते हैं उसकी खुदाई करते हैं, राइट। ये सभी प्रवृत्तियाँ जो भी मतलब कृषि या कृषि के साथ संलग्न है, इन सभी चीज़ों को हम किस में प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। यहाँ पे भी मैंने रेड और ब्लू का यूज ऐसे किया है कि रेड कौन सा जो क्षेत्र है और ब्लू उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो भी कृषि और कृषि के साथ संलग्न है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। माध्यमिक क्षेत्र मतलब जो छोटे और बड़े जो आधारभूत उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, या तो कोई निर्माण कार्य मतलब कंस्ट्रक्शन कार्य में जो लगे होते हैं वो माध्यमिक क्षेत्र में आते हैं, राइट। तो इसमें इसको उद्योग भी कहा जाता है, इसलिए मतलब इंडस्ट्री जैसे मैंने पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक का उत्पादन का इसमें समावेश हो जाता है, राइट। मतलब जो भी लोग कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट, उद्योग में काम कर रहे हैं, वो सब माध्यमिक क्षेत्र में कहा जाता है। तो लास्ट वाला है सेवा क्षेत्र। मतलब इसमें क्या कौन कौन से सेवाओं का बहुत सारे सेवा है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राइट, वो भी एक सेवा में आता है। तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, संचार कर रहे, राइट, वायु तथा समुद्री मार्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा कंपनी, परिवहन मन, देखो ये जो भी लोग हैं ये कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, राइट। जैसे कि बैंक वाला है तो बैंक वाला कभी भी कुछ वहाँ पे चीज़ें बना नहीं रहा है, राइट। शिक्षा है, शिक्षक है तो कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन गुड्स का नहीं कर रहा है, राइट। वो आपको सर्विस दे रहा है, आपको सेवा प्रदान कर रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, कोई चीज़ जो वो बना के वहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें सेवा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, प्राथमिक, माध्यमिक एंड यहाँ पे सेवा क्षेत्र। यहाँ पे एक बढ़िया सा इमेज है, आप इमेज को याद रखोगे तो पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी फार्मिंग है उससे रिलेटेड सभी चीज़ें हैं, फिशिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, कार फैक्ट्री, ब्रिवरी, फ्लोर मिल एंड लास्ट में सर्विसेज, बैंकिंग, रिटेल सब एंड रेस्टोरेंट्स, ये सभी सेवाएं यहाँ पे सेवाओं में आता है। ओके, तो ये हमारे मेन सेक्टर से इकोनॉमी के भारतीय अर्थतंत्र के ढांचा। अभी देखो यहाँ पे जो 2 इमेज है ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट इमेजेस है। ये देखो ये 2 अलग अलग इमेजेस हैं, एक इमेज नहीं है। तो ये कलर और ये कलर ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये इमेज में आपको बताना चाहूँगा कि देखो बच्चों ये जो 3 इमेज है यहाँ पे ये अविकसित देश का है, ये अभी विकासशील देश का है और ये विकसित देश का है। ओके, देखो जो भी देश पहले यहाँ पे मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उन लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पहला डंडी है वो एग्रीकल्चर का है। दूसरा जैसे हमारे 3 क्षेत्र थे ना, एग्रीकल्चर मतलब आपका प्रारंभिक क्षेत्र प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक जो है उद्योग वाला एंड तीसरा सेवा वाला। तो राइट, तो जो भी अविकसित देश होते हैं, राइट,
तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोग इस कृषि में डिपेंडेंट रहते हैं, कृषि या कृषि से संलग्न एक्टिविटी में डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण का स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। इसे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं एग्रीकल्चर में, देन आता है आपका इंडस्ट्री, देन सबसे कम सेवाएं, मतलब लोग भी ज़्यादा काम करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमी में वैसा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ही औद्योगिकरण का प्रारंभ होता है, तो या तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे एक गांव से शहर में पलायन कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है और ये घटते जा रहा है, और सेवाओं में भी धीरे धीरे प्रोपोर्शनली ग्रोथ हो रहा है। और देखिए जैसे विकसित देश हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर किससे होता है, उनका सेवा क्षेत्र में होता है, और सेकेंड पे इंडस्ट्री, एंड देन सबसे कम देखिए यहाँ पे जो होता है आपका एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का होता है। ओके, तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल यहाँ पे ये अलग इमेज है, इस कलर को इस कलर से आप रिलेट ना करें, यहाँ पे दिया है। तो हमारा जो देश है, हमारी इंडिया की प्यारा भारत का सिचुएशन कहाँ पे आता है, तो ये मतलब विकासशील और विकसित के बीच में हमारे इंडिया को इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है, राइट। तो हम वैसे तो विकासशील देश कहते हैं, लेकिन रियल में ये दोनों के बीच में हमारा कंट्री आता है, राइट, इमर्जिंग इकोनॉमी में। तो हम देख सकते हैं कि हमारा देश अभी 2012 का है, राइट। तो देख सकते हैं 56.90% हमारा जो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है हमारे अर्थतंत्र में, हमारे जीडीपी में, ओके, वो सर्विस सेक्टर का है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा उद्योग क्षेत्र का है, और तीसरे नंबर पे हमारे एग्रीकल्चर का है, ओके। तो ये हमारी अभी करंट सिचुएशन है, ओके। तो हम कह सकते हैं, देखो फिर आप बोलोगे कि सर ये तो पूरा इससे रिलेट कर रहा है, ओके, तो हमारा कंट्री तो डेवलप में आना चाहिए। नहीं बच्चों, डेवलप कंट्री में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हाँ ये सिनारी उसके जैसा मैच हो रहा है। मैंने सेंटर में बोला टोटल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बीच में आ रहा है हमारा भारत। तो हम ये सिनारियो मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं है विकसित देश, क्योंकि हमारे जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, ड्यू टू आपको पता है प्रति व्यक्ति आय आपकी कुल आय अपन कुल जनसंख्या, हमारी कुल आय बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो जा रहा है, जो कि एक विकसित देश के प्रति व्यक्ति आय के उसके अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं अभी विकसित देश के लेवल के अंदर, लेकिन हमारी जो स्थिति है अभी ऐसी हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अभी चलते देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्य रूप से विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। तो हमने देखा कि जो विकासशील देश है यहाँ पे देखो ये प्राथमिक क्षेत्र के ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है, देखो यहाँ पे उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, मतलब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, ओके, वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का महत्व माध्यमिक और सेवा क्षेत्र के सापेक्ष में घटता जाता है। देखो इसका महत्व धीरे धीरे घटता गया, विकास हो रहा है, महत्व घटता जा रहा है, राइट। और क्या हो रहा है ना, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ती जा रही है। देखो इसकी व्यापकता यहाँ पे बढ़ती जा रही है, राइट। सेवा क्षेत्र देखो कैसे बढ़ रहा है। तो ये वो दो चीज़ हमें मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये आप देख के, ये ग्राफ देख के आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अविकसित, विकासशील और विकसित देश में कैसा इंक्रीमेंट, मतलब क्या डिफरेंस है, राइट। एग्रीकल्चर कैसे देखो पहले था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, और आगे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होते गया तो कैसे आगे हमारे ग्राफ्स बदलते गए, और लास्ट में सेवा क्षेत्र में लोगों की जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर थोड़े टाइम के बाद सेवा क्षेत्र सबसे ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है आपके इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बता दूँ 1978 में जो चाइना का जीडीपी बाय सेक्टर था, ये 2017 के हम दोनों का देखे। देखो यहाँ पे 1978 में चाइना की देखो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी कंट्रीब्यूशन इतना था। देन आपके जो उद्योगीकरण वहाँ पे हो गया था, तो उद्योगीकरण का इतना परसेंटेज था, और सेवाओं की कमी थी। जैसे लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राइट, तो देखो सेवा क्षेत्र कितना सारा बढ़ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, एंड पहले नंबर पे जो लास्ट में सबसे आपका कृषि और कृषि से संलग्न जो कुछ कंडीशन दिख रहा है विकसित देशों का जो ग्राफ बनता है उसका। लेकिन चाइना में विकासशील देश है क्योंकि वहाँ पे भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए राष्ट्रीय आय उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से प्रति व्यक्ति आय घट जाता है, और प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो विकसित देश को
विकसित देश को बताने में, लेबल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब विकसित देशों के प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होते हैं। अभी समझते हैं हम लोग बच्चों विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण। मतलब जो विकासशील देश होते हैं, भारत जैसे विकासशील देश है, राइट, तो उनके लक्षण क्या है, क्या क्या उनमें लक्षण पाए जाते हैं। तो बच्चों पहले बता दें कि विकसित अर्थतंत्र और विकासशील अर्थतंत्र प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। ये एक उसका डेफिनेशन है जो विश्व वर्ल्ड बैंक ने 2004 में दिया था, कि उसके विश्व विकास लेख में कि $735 से कम प्रति व्यक्ति आय, ये एक साल का है, राइट, जो देश है, देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहुंचाया। तो एक साल में $735, आप इसको मल्टीप्लाई बाय जो भी अभी करंट डॉलर है उससे कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये 60,000 से नीचे ही रहेगा, जो भी अमाउंट है 50 से 60,000 के बीच में। तो ये बच्चों क्या आता है, ये मतलब एक साल में एक व्यक्ति 50 से 60,000 अगर कमा रहा हो तो ऐसे अर्थतंत्र को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है, ये अकॉर्डिंग टू 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो अभी देखते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उसके लक्षण है। तो विकासशील देशों के क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय नीचे होती है क्योंकि उनकी राष्ट्रीय आय नीचे होती है, ओके। जबकि आपको जैसे बताया कि प्रति व्यक्ति आय कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या, राइट। तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है, राइट, वो राष्ट्रीय आय कम है, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, राइट। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर हर आपका अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ओके। वो फॉर्मूला याद रखो, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन आपका जो कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या बढ़ेगी तो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय घट जाएगा, प्रति व्यक्ति आय घटेगा तो क्या होगा, जीवन स्तर में आपकी नीचा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए नीचे प्रति व्यक्ति आय विच लीड्स टू नीचा उसका जीवन स्तर, ओके। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। तो बच्चा जनसंख्या वृद्धि जो विकासशील अर्थतंत्र में ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और उसका जो दर है वो 2% अथवा उससे अधिक होता है। बच्चों ये आपको लग रहा है सर 2% तो बहुत कम है, लेकिन बच्चों देखिए आप किस पे 2% है, हमारे इंडिया के देखो 130 करोड़, तो उसके ऊपर 2% आप निकाल के देखिए कितना एक साल में जनसंख्या नया ऐड हो जा रहा है, राइट। तो जनसंख्या वृद्धि एक समस्या विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण है। तीसरी पॉइंट है वो ज़्यादातर, जैसे कि मैंने आपको वो डायग्राम में बताया था कि विकासशील जो अर्थतंत्र होते हैं कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा अवलंबन रखते हैं, राइट। वो डायग्राम आप समझ गए तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी बच्चों। विकासशील देशों में कृषि मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति होती है, और जैसे मैंने बताया 60% से भी अधिक लोग रोजगारी में कृषि पर निर्भर होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 25% ही होता है। देखो ज़्यादातर लोग कृषि कर रहे हैं, लेकिन उस राष्ट्रीय जो नेशनल इनकम है उनमें उनका कंट्रीब्यूशन 25% ही है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं कि देखो अब मैंने आपको जैसे कि इंडिया वाला डायग्राम भी बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चर, ये खेती का लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ हमारे इकोनॉमी में 17.40% है, लेकिन बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा लोग इनकम कम है लेकिन सबसे ज़्यादा लोग किस में जुड़े हुए हैं, वही खेती या कृषि रिलेटेड लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो कम इनकम, जीडीपी में आपका कम कंट्रीब्यूशन, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इसी क्षेत्र में काम करते हैं, और यही तो है विकासशील देशों का लक्षण, ओके। तो अभी देखते हैं तीसरा पॉइंट, आय का वितरण में असमानता। तो वही बच्चों हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि जैसे हमने पहले स्लाइड में इमेज देखा था, कुछ लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही दुर्भाग्यवश जीवन यापन कर रहे हैं। तो विकासशील देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बंटवारा जो होता है, आय का और उत्पादन के साधनों का, वो असमान होता है। ये असमानता ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में होता है, राइट। ग्रामीण में भी, गांव में भी ऐसा होता है, शहर में भी ऐसा होता है कि बहुत अमीर और एक साइड बहुत गरीब। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है जो बता रहा है कि आय के वितरण में असमानता है। देश के शीर्ष 20% धनिक लोग, देखो एक साइड बच्चों आप रख लो लोग, और दूसरी साइड आप रख लो पैसा, राइट, टोटल मनी। तो 20% जो लोग हैं, धनिक लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, उनके पास पूरा 40% हिस्सा, पूरा इनकम का 40% उनके पास है, राइट। मतलब आप समझ लो कि 100 लोग हैं और 100 रुपया है, तो 20 लोगों के पास 40 रुपया है, राइट। और निम्न स्तर के 20%, जो लास्ट के गरीब जो 20% लोग हैं, उनके पास सिर्फ 10 रुपया है, मतलब 10% ही हिस्सा रखते हैं। आप समझ जाओ कि यहाँ पे 20% के 20 लोगों के पास 40 रुपया है, मतलब 20% के पास 40% हिस्सा है, जबकि लास्ट के जो 20% गरीब लोग हैं उनके पास सिर्फ 10% है। तो हम देख सकते हैं कितना असमानता
है इन दोनों वर्ग के लोगों के बीच। तो इसलिए हम कह सकते हैं आय और संपत्ति का केंद्रीकरण धनिक लोगों के पास ज़्यादा हुआ है इन विकासशील देशों में, राइट। तो और एक प्रॉब्लम जो है हमारे विकासशील देशों में बेरोजगारी का, राइट। महत्वपूर्ण लक्षण है हमारे विकासशील देशों में। और बेरोजगार का प्रमाण कुल श्रमिकों की संख्या का 3%, जितने भी लोग श्रमिक होते वर्क करते वर्किंग पॉपुलेशन में होते उसके 3% जो लोग होते वो बेरोजगार होते, राइट। और बहुत अलग अलग अवस्था में होता है, जैसे कि मौसमी बेरोजगार, ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, राइट। और दूसरा छुपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, ये सभी अलग अलग टाइप्स के बेरोजगार पाए जाते हैं, ओके। और ये बेरोजगारी का प्रॉब्लम समस्या ज़्यादा विकासशील अर्थतंत्र में होता है। हम जब बेरोजगार चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ये सभी टाइप्स का भी स्टडी करेंगे। और एक विकासशील अर्थतंत्र का जो ये समस्या है वो है गरीबी। तो गरीबी आप जान सकते हैं कि प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भी पूरा नहीं कर पाते, उसे हम गरीब कहते हैं। और ऐसे कुल जनसंख्या का तीसरा भाग होता है बच्चों, 100 में से 33.33 मतलब 33% जैसे लोग गरीब होते हैं, राइट, ओके। जो बेसिक हमारे अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा, ये रोटी, कपड़ा, मकान जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है विकसित विकासशील देशों के लक्षण में। द्विमुखी अर्थतंत्र, देखो यहाँ पे द्विमुखी अर्थतंत्र पाया जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखें ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और शहरी क्षेत्र होते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखो पिछड़ी होती है सभी, राइट, कृषि पद्धति, उनकी टेक्निक्स पुरानी, यंत्र सामग्री, उनके सामाजिक जो ढांचा होता है भी रूढ़ि चुस्त वाला होता है, कम उत्पादन। जबकि शहरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग, नई उत्पादन पद्धति, आधुनिक यंत्र, वैभव जीवनशैली, ये। तो आप देख सकते हो कि एक सिक्का के जो अलग अलग दो पहलू है, कितना अंतर है, एक साइड पिछड़ी है तो दूसरी तरफ एकदम आधुनिक है। तो इस अर्थतंत्र के वजह से ये भी एक क्या है, द्विमुखी अर्थतंत्र इस विकासित देशों में पाया जाता है, राइट। ये हम लक्षण पढ़ रहे हैं विकासशील अर्थतंत्र के, तो ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो जो मूलभूत प्राप्त सेवाएं होते हैं इन देशों में, उनमें भी बहुत कमियां नोट किया गया है, कि जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि ऐसे अर्थतंत्र आदि का ऐसे अर्थतंत्र में कम विकास होता है। तो इन चीज़ों का बहुत कम विकास यहाँ पे हुआ है, राइट। जो देश के विकास के लिए अवरोध रजिस्ट करते हैं वहाँ पे अवरोधक बन जाते हैं विकास के लिए, क्योंकि इन चीज़ों की कमी होती है। जो कि आपने देखा कि आर्थिक विकास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें था, ये आपका जो जीवन स्तर बता रहा था, इन चीज़ों में भी यहाँ पे कमी पाई जाती है, राइट। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो भी बोल्ड करके रखा है आपके लिए, उन बोल्ड पॉइंट्स को आप खास करके याद रखना, तो आपको ये सब कुछ याद रह जाएगा, राइट। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे है ना ट्रेड डेफिसिट पाया जाता है। मतलब उन लोग क्या करते हैं, अपना जो देश के कच्चे माल या तो कृषि रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं वो बाहर दूसरे देशों को, विकसित देशों को भेजते हैं, जबकि विकसित देश उनके लिए कम रुपए ही उनको देते हैं, राइट। जबकि विकसित देश होते हैं उनको क्या देते हैं बदले में, उनको फिनिश्ड गुड लास्ट या तो कुछ मशीनरी वगैरह बेचते हैं जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज डालते हैं, राइट। तो क्या होता है, उन लोग जो निर्यात कर रहे हैं, राइट, उनको उसमें कम पैसा मिल रहा है, और जो आयात कर रहे हैं उसके लिए उसको ज़्यादा रुपया चुकाने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाते हैं, उनकी बिजनेस घाटा में जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये देश मुख्यतः क्या करते हैं, कृषि उत्पाद और बगीचों के उपज तथा कच्ची धातुओं का निर्यात, इन सभी चीज़ों को बेचते हैं। और पता है उनकी डिमांड क्या होती है, मांग बहुत कम रहता है, क्योंकि ये सब बहुत सारे ऐसे विकासशील जो अल्प विकसित या विकासशील देश है, इन लोग ऐसे चीज़ें बेचते रहते हैं, राइट। उसकी मांग कम होती है, इसलिए भाव भी नीचा होता है, निर्यात से आय कम मिलती है इन लोगों को, राइट। और जबकि आयात क्या मंगवाते क्या है बाहर के देशों से, विकसित देशों से औद्योगिक उपज मतलब फिनिश गुड मंगाते हैं, और यंत्र मंगाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, राइट। और उनका भाव अधिक होता है, इसलिए आयात के पीछे उनका खर्च अधिक हो जाता है, राइट। तो ओवरऑल बिजनेस में उनको क्या हुआ, लॉस हो गया, क्योंकि वो जो निर्यात कर रहे हैं उसके लिए वो कम भाव ले रहे हैं, जबकि जो आयात कर रहे हैं उसके लिए वो ज़्यादा भाव चुका रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकासशील देश जो व्यापार की शर्तें हैं उनके लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि प्रतिकूल है, राइट। इसलिए उनके ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ा है। लास्ट में देखो लिखा गया है, भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण जो भी हमने 9 लक्षण हमने स्टडी किया, उसमें से कम या अधिक मात्रा में भारत में लागू पड़ जाता है, राइट।
खास करके बच्चों आप बोल्ड लेटर्स को आप ये याद रखें। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन के साधन। ये हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल आप लोग दो भाई हो, एक कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो जो भी आप दो भाई हो उनको आप मैनेजमेंट कहलाओगे, राइट, क्योंकि आप लोग पहले क्या लोगे, अपने कंपनी के लिए जगह खरीदोगे, राइट। वो जहाँ पे आप इंडस्ट्री डालोगे तो पहले आपको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, राइट, जिसको हम मटेरियल भी कह रहे हैं यहाँ पे, तो ज़मीन चाहिए। फिर आप कुछ लोगों को हायर भी करोगे अपने कंपनी में काम करने के लिए, मतलब मैन पावर चाहिए, राइट। तो मैन, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको काफ़ी पैसा होना चाहिए आपके पास, आप ये सभी चीज़ें खरीद सको और लोगों को सैलरी भी दे सको। तो ये चार चीज़ें देखो आपके कंपनी में ज़रूरत है। खुद आप मैनेजमेंट आपका रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बाकी तीनों को अच्छे से मैनेज करोगे, राइट, जो ऑब्वियस बात है। साथ में साथ आपको मटेरियल मतलब ज़मीन जैसे और चीज़ें चाहिए, एंड मनी, आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे आप यंत्र, औजार या मकान ऐसे चीज़ों को बना पाए, एंड साथ में मैन होने चाहिए। तो ये श्रम बल होना चाहिए जो मानव संसाधन है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये 4M की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई भी उत्पादन के साधन है, इसीलिए कि कोई भी उत्पादन कार्य करना है तो ये चार चीज़ें जरूरी है, राइट। कोई भी इंडस्ट्री में ये चार चीज़ें जरूरी है। तो ये एग्जाम बढ़िया सा इमेज है, आप इसको भी याद रख लो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जमीन, तो ये सामान्य भाषा में तो हम जमीन मतलब यहाँ पे आप बोलोगे पृथ्वी के सपाटी हो सकता है, कोई भी पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, लेकिन अर्थशास्त्र के भाषा में बच्चों कि उसमें क्या आ जाता है, सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पर है, राइट, जैसे कि खनिज, धातु, ये सभी चीज़ें खाली मतलब जमीन के साथ साथ ये सभी भी जो खनिज, धातु, ये सभी भी इसके अंदर जमीन में समावेश हो जाता है, राइट, इसके ये कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आपको मनी चाहिए ना आपकी कंपनी के लिए, तो और उसके अंदर सब ये यंत्र, औजार, ये सब भी आ जाएंगे। तो आपके पास कंपनी में ज़मीन भी होना चाहिए, देन ये सब चीज़ें, पैसा होना चाहिए जिससे आप ये सब मशीन्स वगैरह खरीदोगे, घर भी बनाओगे, राइट। तीसरा आपके लिए लोग चाहिए, राइट, काम करने के लिए मैन पावर, जो शारीरिक या मानसिक कार्य करेंगे, ओके। और उसको हम सजीव साधन कहते हैं। ये तो साधन थे वो निर्जीव थे, मानव से द्वारा बनाया गया साधन थे, राइट, ये सजीव साधन है, ओके। तो जैसे कि एग्जाम्पल कृषि मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, ये सभी इसमें आते हैं। तो मैंने बोला जैसे सबसे अहम क्या है, मैनेजमेंट, जो आप लोग जो आपके कंपनी में से कि इन तीनों चीज़ों को क्या करोगे, प्रॉपरली हैंडल करोगे। तो जो उत्पादन के प्रक्रिया में मतलब आपकी इंडस्ट्री में जो भी आप उत्पादन करोगे उसमें जमीन, पूंजी, श्रम जैसे तीनों साधनों को लाभ के उद्देश्य से कुशलतापूर्वक आयोजन करने वाला व्यक्ति आप लोग हो, राइट। आपका एम क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है आपका गोल, और आप उसको अच्छे से कुशलता, स्किलफुल वे में आप उसको क्या करोगे, मैनेज करोगे इस तीन चीज़ों को, सो दैट आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। तो आप मैनेजमेंट कहलाओगे, राइट। तो इन तीनों साधनों का योजना पूर्वक उत्पादन में जोड़ने का कार्य किसका होता है, नियोजन को कहा जाता है, कि आप इन तीनों चीज़ों को ऐसे करो जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आप समझ गए बच्चों की कोई भी चीज़ों की, कुछ भी चीज़ में इंडस्ट्री स्टार्ट करना, कुछ भी चीज़ों का उत्पादन करना, तो ये चार चीज़ें बहुत अहम है। इसको हम 4M से याद रखेंगे। बस आप एग्जाम्पल याद रखो, बाकी सब चीज़ें ईजी है। अभी देखते हैं कि जो उत्पादन के साधन थे मतलब 4M है, उनको हम कैसे बांटेंगे, लोगों के बीच में बंटवारा कैसे करेंगे, राइट। तो हम उसके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम हर बार की तरह एक बढ़िया सा एग्जाम्पल को ही याद रखेंगे, बाकी सब चीज़ें तो ऐसे ही याद रह जाएंगे। बस आप इसको देखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ लेडी है और वो साड़ी खरीदने गई हुई है, ओके। तो बच्चों उनकी जो इच्छाएं हैं, मान लो ये लेडी है और ये 10,000 रुपये लेके कुछ उसके सैलरी में से सपोज उसके 20,000 और 10,000 लेके आई है कुछ साड़ी खरीदने के लिए। तो लेकिन उसके जो इच्छाएं क्या होती है बच्चों, वहाँ जाते ही वो हर साड़ी उसको पसंद आने लगता है, बहुत वेराइटीज़ के। तो उसकी इच्छाएं तो क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है, लेकिन उसके पास पैसा क्या है, लिमिटेड है। तो वो क्या कर पाएगी, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको बहुत सारे साड़ी खरीदनी होगी, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत है, लेकिन उसका पैसा लिमिटेड होने की वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, उन साड़ियों में से किसी को कुछ को क्या करना, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि अच्छा इसको मैं खरीदूंगी, इसको खरीदूंगी, बाद में इसको खरीदूंगी, इसको नहीं दूंगा। तो यहाँ पे हम उसको प्रायोरिटी लगाना पड़ेगा उन साड़ियों के बीच कि चलो ये सबसे ज़्यादा पसंद है तो इसको ही लूँगी, उसके नहीं पैसा के हिसाब से, राइट, जितना पैसा होगा उस हिसाब से। लेकिन और चौथा चीज़ क्या है, यहाँ पे हमें उसको चॉइस भी करना पड़ेगा। उसको लगेगा यार नहीं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पसंद ठीक है, इतना ही लेती हूँ, चौथा नहीं लेती हूँ, उसके जगह पे जो भी
उस साड़ी के जगह पे मैं क्या करूँगा, ज्वेलरी ले लूँगा, इमिटेशन ज्वेलरी हो भले, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारे पैसे क्या है, लिमिटेड है, और आपको पता है चौथा साड़ी, या तो आपको चौथा साड़ी लो या तो आप इमिटेशन ज्वेलरी लो, राइट। वो दोनों ऑप्शनल हो जाते हैं क्योंकि पैसे लिमिटेड है। ओके, तो ये 4 चीज़ें होते हैं जो देखो उत्पादन के साधनों में, बंटवारा में। ओके, तो हम समझते हैं आगे। इस एग्जाम्पल को याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो उत्पादन के साधनों का बंटवारा, मानो कि जो आवश्यकताएं बच्चों क्या है वो असीमित है, जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया था। ओके, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन साधन क्या है, पैसे क्या थे, सीमित थे, राइट, उस लड़की के पास। तो विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जिसके पास साधन पूरा असीमित हो, राइट। साधनों का तो हमेशा कमी रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हर देश के पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे, कहाँ, कितने मात्रा में करें, मतलब कैसे उसका बंटवारा करें। ये जो साधन तो फिक्स है, मनी तो फिक्स है, और कैसे हम उसको, जो मनी हो या लोग हो वो फिक्स है, तो उनका कैसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। तो इसीलिए उसका बंटवारे का क्वेश्चन खड़ा होता है। तो पहला वही हम 4 याद रखो, वो मैट्रिक्स। ओके, ये वाला, ये 4 ही आपके 4 पॉइंट्स बनते हैं। ओके, तो देखो, तो जैसे कि लेडी गई, उसकी असीमित आवश्यकता है, बहुत सारे, लेकिन उसके पास पैसा तो फिक्स ही है। तो देखिए इसकी आवश्यकता अमर्यादित है, असीमित है, राइट, कोई मर्यादा नहीं है उसका। लेकिन इस एक आवश्यकता में से अनेक आवश्यकता का उद्भव होता है, तो एक पसंद है दूसरा भी पसंद आ जाए, राइट। तो उनके आवश्यकता को बार बार संतुष्टि करनी पड़ती है। तो कुछ आवश्यकताएं, अनेक आवश्यकताएं होती है, उसको संतुष्टि करनी पड़ती है। लेकिन और कुछ आवश्यकता तो ऐसी होती है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण उद्भव होता है। देखो आजकल लोग मोबाइल्स, हेडफोन्स, ये वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इतने सारे ले रहे हैं, पहले के ज़माने में कहाँ था ये सब। तो आजकल डिमांड के हिसाब से एक बच्चा खरीदता है तो दूसरा बच्चा बोलता है मुझे भी चाहिए, राइट। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी आवश्यकताएं बढ़ी है, राइट। तो आवश्यकता तो हम कहेंगे असीमित है, लेकिन इन आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी आवश्यकता हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधन जो मनी है वो फिक्स है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आवश्यकताओं में पसंदगी करनी पड़ेगी। मतलब पहला पॉइंट था हमारी इच्छाएं क्या है, असीमित आवश्यकता है, राइट। नेक्स्ट में जाते हैं। इसलिए हमें क्या करेंगे, हमारे पास आवश्यकताएं तो बहुत सारे हैं, राइट, असीमित थे, लेकिन हमारे पास मर्यादित मनी होने के कारण हम उनमें क्या करेंगे, अग्रिमता क्रम, मतलब प्रायोरिटी देंगे कि मुझे किसको खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है। देखो यहाँ पे उसने प्रायोरिटी आप देंगे। यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, अभी जैसे कि साड़ी का हमने एग्जांपल दिया था, वहाँ पे उसने 2-3 साड़ी खरीदे होंगे, 4 साड़ी 5 साड़ी जो भी होंगे, उसमें वो बहुत पसंद तो बहुत किए होंगे, लेकिन वो प्रायोरिटी देती है, चलो ये पहनूंगी तो अच्छा दिखेगा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, राइट। तो असीमित आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास जो पैसा है, सामान है, वो सीमित उत्पादन, सामने क्या हमारे पास सीमित उत्पादन के साधन क्या है, वो सीमित है, राइट। इसलिए हमारी आवश्यकताएं अधिक कौन सी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण है, यह व्यक्ति निश्चित करके आवश्यकताओं को क्या प्रायोरिटी, अग्रिमता क्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। बहुत सारे आवश्यकता है, लेकिन उनमें से कौन सा आवश्यकता पहले हमें पूरा करना पड़ेगा, उसको हम पहले करते हैं पूरा, राइट। जो आवश्यकता अधिक महत्व हो उसे हम सबसे पहले करेंगे, राइट, उसको पहले हम सबसे फुलफिल करेंगे। इस प्रकार उत्पादन के साधन, हमारे जो पैसे है वो सीमित होने की वजह से, साधन सीमित होने की वजह से हमारे आवश्यकताओं को अग्रिमता क्रम मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ती है, राइट। तो तीसरा, जैसे कि हमने देखा था मैट्रिक्स में, हमारे पास साधन होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, राइट। जो प्राकृतिक संपत्ति हो सकता है वो, या तो मानव संपत्ति हो सकता है, साधन ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, राइट। तो इसके लिए इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा, और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। जैसे देखते हैं बहुत सारी आवश्यकता है, लेकिन उसमें से जो भी हमने फाइनलाइज किया है, राइट, उनके लिए ही हम उनका साधनों का बंटवारा करेंगे, राइट। लास्ट में मैंने क्या बोला था, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, चॉइस बेस्ड। जैसे कि मैंने देखो इन्होंने ज्वेलरी खरीद लिया, मतलब एक साड़ी नहीं लिया होगा, क्योंकि चौथी साड़ी लो या तो ज्वेलरी लो, ओके, तो ये ऑप्शंस रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आवश्यकताएं संतुष्ट करने के साधन क्या है, हमारे सीमित है, बहुत सारे आवश्यकता है, लेकिन साधन तो आपके सीमित है, राइट। इतना ही नहीं, परंतु उनको हमें वैकल्पिक उपयोग करना पड़ेगा, चॉइस बेस्ड, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, देखो बढ़िया सा एग्जांपल, उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है, राइट। तो इस साधन का एक समय एक ही उपयोग हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि जैसे कि गेहूं की फसल बोएं तो बाजरी, अगर आपके पास जमीन है उसमें आप गेहूं उगा ले, तो फिर आपको मकई उसमें से, उसी जमीन से बाजरी, मकई, मूंगफली ये सब नहीं मिलने वाला, राइट।
क्योंकि ज़मीन का अन्य उपयोग तो आपको त्याग करना पड़ेगा। एक ही ज़मीन है, आपने अगर गेहूँ उगा लिया तो आपको बाकी थोड़ी बाजरी, मकई, मूंगफली मिलने वाली, तो ऑप्शनल थे। आप या तो गेहूँ उगाओ या तो बाजरी उगाओ। अगर आपने बाजरी उगाया तो ना तो आपको गेहूँ, मकई, मूंगफली मिला है। अगर आप मूंगफली उगा लोगे वही ज़मीन पे, ना तो आपको बाजरी और मकई, तो आपको या तो उस ज़मीन में एक ही फसल का कोई भी जो लगाओगे, बाकी सबका त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने ऐसा ही किया कि उन्होंने 4 साड़ी पसंद किया था, लेकिन लास्ट वाला साड़ी को रख दिया कि भाई नहीं, क्योंकि ये साड़ी लेंगे तो फिर ज्वेलरी नहीं ले पाएंगे। तो उन दोनों के बीच में उन क्या किया, चॉइस डाल दिया, राइट। तो फाइनल चॉइस उन्होंने ज्वेलरी को दिया, चौथे साड़ी को नहीं लिया। तो इस प्रकार उपयुक्त परिस्थिति में अधिक आवश्यकता संतुष्ट हो, इस तरह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में संसाधन का बंटवारा करना पड़ता है। तो लास्ट एक कंक्लूसिव पॉइंट्स था। तो ऐसे हम साधनों का बंटवारा करेंगे जिसमें हमारे अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है। तो बच्चों ये चारों पॉइंट्स था, आपको खाली इस मैट्रिक्स को देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई देखो, जो आपकी इच्छाएं है वो तो अनलिमिटेड, असीमित आवश्यकता है, राइट। लेकिन हमारे पास जो साधन है वो फिक्स होने की वजह से आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि मुझे कितना खरीदना है, किसको पहले प्रायोरिटी, कौन से आवश्यकताओं पहले पूरा करो, दूसरा, तीसरा। लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच हमें चॉइस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक आवश्यकता को पूरा कर लो उतने, क्योंकि संसाधन तो फिक्स है आपके साधन। तो आप जैसे कि मैंने बोला था 3-4 साड़ी आप खरीद रहे हो, चौथा साड़ी को कभी कभी जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको आप छोड़ के उस जगह पर सोचते हो कि चलो उतने ही पैसे में ज्वेलरी खरीद लेता हूँ, क्योंकि आप चौथा साड़ी और ज्वेलरी दोनों नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास पैसे फिक्स्ड है, राइट। तो इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है, राइट। आप इस 4 को याद रख लो मैट्रिक्स को, बाकी के 4 पॉइंट आप ऐसे ही समझ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उत्पादन के जो साधन थे, हमारे जो 4M थे, मैन, मटेरियल, मनी एंड मैनेजमेंट, उसका कैसे हम बंटवारा करेंगे, उसकी पद्धतियाँ यानी मेथोडोलॉजी हम देखेंगे, जिसमें हमारे कैपिटलिज्म मतलब आपका बाजार पद्धति, सोशलिज्म, समाजवादी पद्धति एंड मिक्स इकोनॉमी, मतलब ये दोनों का कैसे मिश्र करके हम मिक्स इकोनॉमी का यूज़ करते हैं, ये सब हम आगे बहुत ही डेप्थ में और वैसे ही कंसेप्चुअली देखेंगे। तो आपने लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। और आप इस पूरा वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड देन कमेंट करके आपके व्यूज़ को लिखिए और हमें ढेर सारा प्यार देते हुए इस वीडियो को आप सारे स्टूडेंट्स को, आपके जो फ्रेंड है वेल विशर से, उनको सेंड करके हमारे इंडिया को एक नॉलेजेबल इंडिया बनाने में हमारी जो लक्ष्य है उसमें मदद करिए। और स्किलफुल एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन को कैसे हमारे इंडिया में फैले, उसमें हमारे मिशन को फैलाने में, मिशन को अचीव करने में आप हमारे मदद करिए। थैंक यू वेरी मच।